नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम इतिहास की एक बेहद शानदार और आसान तरीके से कराई जाने वाली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। ऑन टू सरकारी नौकरी पर आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा, उसके बारे में जानेंगे। कल हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जिसमें हमने जिसमें हमने जाना कि महावीर स्वामी के बारे में जाना, उनकी व्यवहारिक जीवन के बारे में जाना, उन्होंने किस प्रकार तप करके जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है और 24वें तीर्थंकर के रूप में उन्होंने जैन धर्म को वास्तविक रूप से बसाने का काम किया है। और इसी प्रकार हम आज बेहद आसान तरीके से मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि निम्न प्रकार है। मगध साम्राज्य मगध मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मगध एक बेहद ही प्राचीन साम्राज्य था। अगर आपने महाभारत में देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बृहद्रथ जो था, एक राजा जो मगध साम्राज्य पर राज्य करता था, जिसका पुत्र जरासंध था, जिसे भीम के द्वारा मारा गया था। इसी के बारे में एक रोचक तथ्य बताता हूँ मैं आपको। जिस प्रकार जो जयद्रथ था या जरासंध, बृहद्रथ का जो पुत्र था जरासंध, मगध साम्राज्य जो प्राचीन साम्राज्य था, उसका जो पुत्र जिस पर राज करते थे वो हैं बृहद्रथ बृहद्रथ जिसके पुत्र जरासंध जिसके पुत्र जरासंध, जो महाभारत कालीन प्राचीन है, बेहद प्राचीन है जो साम्राज्य है। इसके बारे में जानेंगे। जरासंध के बारे में, जरासंध एक टाइम पर जो था वो अपने आप को विश्व विजेता के तौर पर अपने आप को घोषित करना चाहता था, जिस कारण वो अनेक राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखता था, लेकिन कभी उन्हें मारता नहीं था, जिसके कारण वह उन्हें अपने कारागार में बंदी बनाकर रखता था, जिससे वो राजाओं को बंदी बनाते और उनके प्रभाव को बढ़ाता। उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि राजाओं को बंदी बनाकर रखने का, कि वो राजाओं की 101 राजाओं को महादेव के सामने बलि देना चाहता था, जिससे उसका राजस्व बढ़े या उसका प्रचार हो। इस प्रकार उसने, जो जरासंध की मृत्यु है उसके बारे में आप जानते हैं कि एक बार जो कथ्य हुआ है कि उसमें कृष्ण, अर्जुन और नकुल ये भेष बदलकर जरासंध के पास गए, ब्राह्मण बनकर। तो उसमें इन्होंने जरासंध से एक भिक्षा के रूप में उससे मल्ल युद्ध के लिए प्रस्ताव रखा। इससे जरासंध जो योद्धा था उसने कहा कि मैं आपसे मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। उसके द्वारा जब भीम के कई बार इसको मार फाड़ कर फेंकने के द्वारा जब भी नहीं मरता, तो श्री कृष्ण इसको मारने का तरीका, जो एक बांस की डंडी लेते हैं, उसको 2 टुकड़ों में मारकर इस तरीके से फेंककर उसको बताने का काम करते हैं, जिससे इसकी मृत्यु होती है। इसी के बारे में आज मगध साम्राज्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो ये अपने प्राचीन काल का जो सबसे साम्राज्य था, ये सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था, सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य होने का काम करेगा। इसी में हम आगे पढ़ेंगे, इसी में हम नोट डाउन करेंगे। मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य जो था, मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य अपने टाइम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मगध जो साम्राज्य था सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था राज्य था। इसी के बारे में हम आगे जानेंगे कि इस पर किस प्रकार राजाओं ने इस पर शासन किया, अनेक प्रतापी राजाओं ने शासन किया, और इसी के बारे में आज जानने का हम पूर्ण काम करेंगे, जिसमें निम्नवत आगे देखते हैं। मगध की जो वर्तमान स्थिति है, मगध की जो वर्तमान स्थिति है,
मगध की जो वर्तमान स्थिति है, इसकी वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, जो मगध साम्राज्य जो था प्राचीन काल में, उसकी वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बाद में इसमें पश्चिम बंगाल में जो अंग जो साम्राज्य था वो बिंबिसार के द्वारा जीतकर अपने पुत्र को अजातशत्रु को देने का, वहाँ का राजा बनाने का काम करेगा, जो मगध साम्राज्य में मिलने का काम करेगा। इससे आगे हम देखते हैं, इससे आगे हम देखते हैं, इससे आगे हम देखते हैं मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है, मगध साम्राज्य जो उत्कर्ष मतलब जो जिस काल में ये घटित हुआ है, जिसमें इसका बढ़ने का काम किया है, वो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष काल है, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष काल है, उत्कर्ष काल 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी में हुआ। जो मगध काल है उसका उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में होने का काम करेगा या हुआ। इसके बाद हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जो मगध साम्राज्य है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक गठित हुआ। मगध साम्राज्य किस वर्ष से, मगध साम्राज्य का जो कार्यकाल है, मगध साम्राज्य कार्यकाल जो 544 से 544 बीसी, 544 बीसी से 544 बीसी से 544 बीसी से 185 बीसी तक मगध साम्राज्य का कार्यकाल है। 544 बीसी से 185 बीसी तक बचने का काम करेगा, कार्यकाल इसका निर्धारित करेगा, जिसमें हम अनेक राजा, अनेक प्रतापी राजाओं के बारे में जानेंगे। जैसे बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, उदयन हुए, उनके बारे में हम मगध साम्राज्य के अंतर्गत जानेंगे कि किन राजाओं ने इस पर शासन किया और किन राजाओं के द्वारा इसका, मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रम जानेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम मगध शासन पर शासन करने वाले वंश, जैसे कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का जो नामांकन है वो निम्न प्रकार है। जैसे कि हर्यक वंश, जो प्रथम वंश है हर्यक वंश, हर्यक वंश। नंबर 2 शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे, इसके उपरांत पढ़ेंगे हम नंदवंश, नंदवंश जिसमें हम महापद्मानंद या
महापद्मानंद या उसके वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे देखिए मौर्य काल या मौर्य वंश, मौर्य वंश जो मगध साम्राज्य है उसमें हम इन चार वंशों के बारे में पढ़ने का काम करेंगे, जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, जिसमें हम आगे जानेंगे चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य और उनके अन्य राजाओं के बारे में। मगध साम्राज्य के जो प्राचीन संस्थापक है, जो मगध साम्राज्य है उसमें सबसे जो प्राचीन संस्थापक है उसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, जो बृहदत्त था। इसका जो मगध साम्राज्य का जो सबसे पहला संस्थापक और आखिरी जो इसका जो शासक है वो दोनों सेम ही है, बृहदत्त और बृहदत्त। प्राचीन काल में जो बृहदत्त था वो महाभारत कालीन था, जो अब जो बृहदत्त है जो इसका आखिरी जो वो बचेगा शासक वो प्राचीन काल का है, प्राचीन कालीन है। इसी में हम आगे पढ़ेंगे। इसी में हम आगे जानेंगे। का जो मगध साम्राज्य है, एक मिनट सॉरी, प्राचीन मगध साम्राज्य, प्राचीन मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है, प्राचीन साम्राज्य का संस्थापक वो प्राचीन जो साम्राज्य है उसका संस्थापक जो है वो बृहदत्त है, संस्थापक। जो इसका संस्थापक है वो कौन है? बृहदत्त। इसी के उपरांत हम जानेंगे जो ये बृहदत्त जो था, ये जो बृहदत्त था महाभारत कालीन था, ये महाभारत काल का था। महाभारत से याद आया कि हमने प्राचीन जो उसमें पढ़ा था ऋग्वेद में, महाभारत को किस नाम से जाना गया या उसका प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। इसी बेसिस पर हम याद रखेंगे कि महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। जो बृहदत्त था महाभारत कालीन था, जिसका पुत्र जरासंध जो भीम के द्वारा मारा गया। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के उपरांत हम पढ़ेंगे आगे, इसी के उपरांत में हम आगे पढ़ेंगे जो इसका अंतिम राजा था, प्राचीन जो मगध का अंतिम राजा, अंतिम शासक वो भी बृहदत्त था। अंतिम शासक बृहदत्त था। इससे आगे जानेंगे इसकी राजधानी, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज, राजधानी गिरिव्रज। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। इसी के उपलक्ष्य में आगे देखेंगे। हमें मगध काल में, मगध साम्राज्य में क्या पढ़ना है? हर्यक वंश जिसमें बिंबुसार, अजातशत्रु, अन्य ये हुए। शिशुनाग वंश जिसमें नागवंश की स्थापना और उसके शासकों के बारे में। नंद वंश जिसमें नंदवंश के शासक और संस्थापक। मौर्य वंश के शासक और संस्थापक। प्राचीन जो मगध साम्राज्य था उसके जो प्राचीन मगध था उसके जो संस्थापक हैं वो बृहदत्त हैं। बृहदत्त जो महाभारत कालीन था, उसका पुत्र, अगर
महाभारत कालीन बृहदत्त के अगर पुत्र का नाम पूछा जाए तो वो है जरासंध। इसके पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम जरासंध, जिसका वध भीम के द्वारा किया गया या भीम के द्वारा मारने का काम किया गया। इससे आगे जानेंगे हम मगध साम्राज्य का जो पहला उपदेश है, मगध साम्राज्य का जो पहला उल्लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है, इससे आगे देखेंगे। कैसे साफ दिख रहा है? मगध साम्राज्य का मगध साम्राज्य का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? जो मगध साम्राज्य है उसका प्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? प्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से मगध साम्राज्य का जो हमें पहला उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। इसी में आगे हर्यक वंश, अब इसके उपरांत जो वंश अब इस पर शासन करेंगे, जो मगध साम्राज्य पर शासन करने का काम करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से शासन राजा थे और किसके कौन से वंश का उन्होंने संस्थापन किया। इसी के बेस पर हम आगे देखेंगे कि सर्वप्रथम जो शासन हुआ है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश के द्वारा जो प्रथम शासन है मगध पर वो किया गया है प्राचीन में। इसका जो टाइम पीरियड है 544 से 544 बीसी से 544 बीसी से 544 बीसी से 492 बीसी 492 बीसी। ये पहला ऐसा वंश था जिसने सर्वाधिक शासन किया या सर्वाधिक टाइम तक अपना शासन किया। इसके जो अन्य नाम है, जो इसका संस्थापक है, संस्थापक हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक है वो बिंबिसार। बिंबिसार, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है श्रेणिक या श्रेणिक। इसका जो अन्य नाम है इसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है, बिंबिसार। इसका जो भारत के इतिहास में जो भारत का सबसे बड़ा जो शासनकाल है, ये भारत के सबसे बड़े शासनकाल में से एक है। इसका जो शासनकाल है भारत के सबसे बड़े शासनकाल, भारत का सबसे बड़ा शासनकाल भारत का सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? बिंबिसार का। भारत का सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? बिंबिसार का। बिंबिसार का सबसे बड़ा शासनकाल था। इसी को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। भारत का जो इसने शासनकाल था 72 वर्षों का, इसके द्वारा जो शासनकाल है 72 वर्षों का, 72 वर्षों तक इसने शासन किया या हर्यक वंश ने शासन किया मगध पर, मगध साम्राज्य पर। इसके आगे पढ़ेंगे हम बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार जो अपने मगध साम्राज्य था उसका विस्तार करने के लिए उसने कई राज्यों पर आक्रमण किया, जिसमें से उन्होंने अंग पर शासन किया, जिस अंग पर
आक्रमण किया, जिस पर उसकी विजय हुई और उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का राजा बनाया। जो बिंबिसार था वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कई पद्धति अपनाई, जैसे कि उसने विवाह संबंधों को बढ़ावा दिया, विवाह संबंधों को बढ़ाया, जिससे उसकी शासन का जिसके उसके साम्राज्य में वृद्धि हो सके। अंगराज्य को जीता, जो वर्तमान काल में पश्चिम बंगाल की तरफ है, पश्चिम बंगाल में है। जो पश्चिम बंगाल का एरिया है वो प्राचीन काल में अंग का एरिया था, जिसमें इसने अपने पुत्र जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु यानी जिसका कोई शत्रु न हो। अजातशत्रु किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु न हो। इसका पुत्र बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु को वहां पर उसका राजा बना दिया। राजा बना दिया। अजातशत्रु को अंग का राजा बना दिया। इससे आगे देखेंगे, जो बिंबिसार है, बिंबिसार अपने राज्य विस्तार के लिए अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। विवाह संबंधों का सहारा लिया। इसका कहने का उद्देश्य ये है, जो तात्पर्य है कि बिंबिसार जो था अपने राज्य को विस्तार करने के लिए उसने कई विवाह किए, जिससे उसका राज्य विस्तार हो सके। जैसे कि अब किसी प्रतापी राजा है, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, फिर उसके उपरांत उसने उसको अपने राज्य में मिला लिया, उसके द्वारा, जो उसकी पुत्री के द्वारा विवाह करने के बेसिस से। इससे आगे जानेंगे हम, जो महाकौशला जो इसकी पत्नी है, जो इसकी पत्नियों में से एक महाकौशला एक और अन्य चेलना, जिनसे इन्होंने विवाह किया। क्षेमा कौशल, जो महाकौशला थी वो कौशल नरेश की प्रसेनजीत की बहन। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। जो महाकौशला बिंबिसार की पत्नी, वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। उनके जो अन्य पत्नी थी, जो दूसरी पत्नी थी चेलना, वो चेटक की बहन, जो चेलना थी वो चेटक की पुत्री थी। राजा चेटक की पुत्री राजा चेटक की पुत्री चेलना। और क्षेमा के बारे में जानेंगे हम। यह भद्र प्रदेश की राजकुमारी, जो बिंबिसार थे उसने 3 विवाह किए, जिनमें से महाकौशला नरेश प्रसेनजीत की बहन। नंबर 2 जो चेलना थी, वो राजा चेटक की पुत्री। क्षेमा जो भद्र प्रदेश की राजकुमारी, या भद्र राज्य, जो भद्र राज्य हुआ करता था उस टाइम पे, उसकी राजकुमारी थी।
जिससे उसने विवाह करने का काम किया। प्रसेनजीत जो प्रारंभ में बौद्ध के वो रहा, बौद्ध का अनुयायी, परंतु उसकी पत्नी चेलना के अनुसार, चेलना के कहने पर जो बिंबिसार था, बिंबिसार 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 प्रारंभ में तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो उसकी पत्नी है चेलना, उसके कहने के उपरांत वह बाद में जैन धर्म में परिवर्तित हो गया। जो लिखने का काम करेंगे, जो बिंबिसार था पहले, बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी अनुयायी था। बाद में इसने जैन धर्म अपना लिया। जो बिंबिसार था सर्वप्रथम जो पहले था वो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उसकी पत्नी के बाद वो जैन धर्म में परिवर्तित हो जाता है, अपना लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बौद्ध धर्म था। आपने एक बात सुनी होगी, जो बिंबिसार था उसने गौतम बुद्ध के संरक्षण के लिए, यानी देखरेख के लिए अपने वैद्य जीवक को गौतम बुद्ध की देखरेख के लिए भेजा। जो हर्यक वंश की राजधानी थी राजगृह, राजधानी क्या थी? राजगृह। जो हर्यक वंश की जो राजधानी है वो उस टाइम पे मगध साम्राज्य की जो राजधानी है राजगृह थी। राजगृह। जो बिंबिसार की राजधानी है वो राजगृह है। बिंबिसार ने अपने पुत्र दर्शक, बिंबिसार जो था, बिंबिसार का जो पुत्रों में से एक, बिंबिसार ने अपने पुत्र दर्शन अपने पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जो उसका पुत्र अजातशत्रु था उसको ये बात अपितु कभी पसंद नहीं आई, जिस कारण उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, जिस कारण इसे हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, पितृहंता साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार ने अपने पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अजातशत्रु को ये बात कभी पसंद नहीं आई, जिस कारण उसने बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। इसके उपरांत हम जानेंगे बिंबिसार ने अपने पुत्र दर्शक को, जो उसका पुत्रों में से एक दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अजातशत्रु जो जिसको काशी का या अंग का राजा बनाकर बिंबिसार ने भेजा था, उसको ये बात कभी पसंद नहीं आई, जिस कारण उसने बिंबिसार को मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। इसी कालक्रम में हम देखेंगे कि जो बिंबिसार था उसको उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया, लेकिन ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु को उसके पुत्र द्वारा यानी उदयन के द्वारा मारा गया। इसी वजह से इस जो वंश को पितृहंता या पितृहंता के नाम से पितृहंता वंश कहा जाता है। पिताओं की हत्या करने के कारण पिता की हत्या
बिंबिसार के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, जिस कारण इसे जो बिंबिसार था, जो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार को मारा गया, अजातशत्रु को उज्जैन के द्वारा मारा गया, जिस कारण से इसे पितृहंता वंश, इस कारण से इसे, इस कारण से इसे पितृहंता वंश, पितृहंता वंश कहा गया, जिस कारण से इसे पितृहंता वंश कहा गया। जो हर्यक वंश है उसको पितृहंता वंश कहा गया। इसके बाद देखेंगे हम अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद जो बैठा अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु का अन्य नाम, अजातशत्रु जो था बिंबिसार के बाद अन्य शासक बना, जिसके बारे में हम जानेंगे कि वो पहला, उसका अन्य नाम क्या था, कृषक, कृषक, कृषक या पितृहंता, पितृहंता। बहुत से ग्रंथों में इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो अजातशत्रु उसे पितृहंता के रूप में जाना गया। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे कि 483 बीसी, 483 बीसी, 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संधि जो हुई थी, 483 बीसी में जो प्रथम बौद्ध संधि हुई, प्रथम बौद्ध संगति, बौद्ध संगति, बौद्ध संगति हुई, उसका ये अध्यक्ष था, अध्यक्ष के रूप में इसने कार्य किया। सॉरी, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई वो इसी के काल में होने का काम करेगी, इसी के काल में बौद्ध संगति इसी के काल में हुई, इसी के कार्यकाल में, इसी के कार्यकाल में, कार्यकाल में होने का काम किया गया। जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो इसी के काल में हुई, जिसके अध्यक्ष, जो प्रथम बौद्ध संगति थी इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष महाकश्यप, महाकश्यप, जिसके अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप, किसके काल में हुई, अजातशत्रु के काल में होने का काम किया गया। इसके आगे जानेंगे हम कि जो काशी के प्रसन्नचित्त थे, जिनकी पुत्री काशी के जो प्रसन्नचित्त थे, काशी के राजा, इसी के उपरांत हम आगे देखेंगे जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु काशी के राजा प्रसन्नचित्त से युद्ध करता है। इसी के उपरांत राजा के जो काशी के राजा हैं प्रसन्नचित्त, उनसे युद्ध करता है और उनकी बेटी बाजीरा से शादी करता है। जो अजातशत्रु है काशी के प्रसन्नचित्त, काशी के राजा, काशी के राजा, काशी के राजा प्रसन्नचित्त, काशी के राजा प्रसन्नचित्त को हराकर उनकी जो पुत्री है, जो उनकी पुत्री है बाजीरा, प्रसन्नचित्त की पुत्री, प्रसन्नचित्त की पुत्री बाजीरा, बाजीरा से विवाह किया। काशी नरेश प्रसन्नचित्त की पुत्री से विवाह किया। जो अजातशत्रु है ये जो अनुयायी था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। जो अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी, हाँ,
जो अजातशत्रु है वो जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी की मृत्यु एवं महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध, जो अजातशत्रु था इसके शासनकाल में महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु इसी के काल में हुई। महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध एक मिनट, गौतम बुद्ध की मृत्यु इसी काल में हुई, इसी के काल में इसी के काल में हुई या होने का काम किया। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के जो पार्ट 2 है उसे में मिलते हैं। धन्यवाद।